हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है हम पेपर टू एनर्जी थर्मल एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी जो है हमने टोटल जो है अभी हमने जो है करीब करीब हमने 29 क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में हमने किया हुआ है। पार्ट 2 वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे इस पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, तो आइए आते हैं आज के सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? पोर्टेबल फायराइट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। ठीक है, फायराइट। ठीक है, तो फायराइट का इस्तेमाल किस लिए होता है? CO2 कंटेंट इन फ्लू गैस, O2 कंटेंट इन फ्लू गैस, स्टैक टेम्परेचर, ये क्या है? तो इसका जो ये फायराइट जो होता है एक तरह से एनालाइजर होता है, गैस एनालाइजर, और इसका उपयोग जो है CO2 और O2 का जो है कितना परसेंटेज में वो चिमनी में है या फर्नेस में है उसको एनालिसिस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? ऑन एन इन्वर्टेड बकेट ट्रैप व्हाट हैपन टू दी बकेट एज द ट्रैप फिल्स विथ वाटर। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इन्वर्टेड टाइप का बकेट ट्रैप होता है, ठीक है, स्टीम लाइन में क्या होगा अगर जो ट्रैप है वो अगर पानी से पूरी तरीके से मतलब भर जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो इन्वर्टेड बकेट ट्रैप क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए, वैसे आप सभी जानते ही होंगे। ये ऐसा इन्वर्टेड उल्टा बकेट होता है। तो जब इसमें कंडेंसर जाता है, ठीक है, और ये पूरी तरीके से ये जब कंडेंस हो जाता है, जो स्टीम रहता है इसमें, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भार की वजह से नीचे आ जाता है। जो ये बकेट है वो भार की वजह से नीचे आ जाता है। नीचे आने को क्या बोलेंगे हम? सिंक्स हो जाता है। सिंक्स मतलब नीचे आ जाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंक्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नॉक्स फॉर्मेशन इन एबीसी बॉयलर्स इज़ मिनिमाइज बिकॉज ऑफ। ठीक है, जो नॉक्स फॉर्मेशन होता है एबीसी बॉयलर में वो कैसे मिनिमाइज हो सकता है? हायर वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैस इन कम्बशन चैम्बर, हायर प्रेशर ऑफ द एयर सप्लाइड, लोअर टेम्परेचर इन द बेड एंड कम्बशन चैम्बर, हायर कॉन्टैक्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द फ्लू गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोअर टेम्परेचर इन द बेड एंड कम्बशन चैम्बर। देखो, अगर कोई भी गैस जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें हाई टेम्परेचर होगा तभी वो जनरेट होगा, अदरवाइज़ वो जनरेट नहीं होगा। हाई प्रेशर से कोई भी गैस जनरेट नहीं होता है जब तक कि उसमें हाई टेम्परेचर ना हो जाए। हाई टेम्परेचर होगा तो जो मटेरियल होता है वो डिकम्पोज होता है और तरह तरह के ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हायर वेलोसिटी हायर प्रेशर कोई नहीं होगा, जो टेम्परेचर है वही इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर नॉक्स फॉर्मेशन जो है मिनिमाइज़ कब होगा? जब जो टेम्परेचर है जब जो है लो होगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनेंगे जिसमें से एक ऑक्साइड्स होगा नॉक्स वाला जो है ऑक्साइड्स भी होगा। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इन विच जोन ऑफ क्यूपेला फर्नेस डज द कन्वर्जन ऑफ CO2 टू CO टेक प्लेस। मतलब CO2 से CO जो है किस में होता है? तो जी सिंपल सी बात है, CO2 से CO बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ऑक्सीजन का कम हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिडक्शन जोन। ठीक है, और अगर इसमें ऑक्सीजन के अगर एटम्स बढ़ते, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता ऑक्सीडेशन जोन। ठीक है, जो कि होता नहीं है उसमें। ओके, ये आंसर है आपका। ओके, इन अ फायर ट्यूब बॉयलर सूट फॉर्म्स ऑन। देखिए, दो तरह के बॉयलर होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर होता है और एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, तो जो ट्यूब्स होती हैं फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, जो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स के अंदर में जो हम कम्बशन करते हैं, कम्बशन चैम्बर का जो स्मोक होता है, ठीक है, वो ट्यूब के अंदर होता है फायर ट्यूब बॉयलर में। ठीक है, और ऊपर से क्या रहता है, पानी भरा रहता है, मतलब ट्यूब के बाहर पानी रहता है पूरा एक शेल में। ठीक है, तो क्या होता है फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, कम्बशन जब होता है तो जो स्मोक है वो तो ट्यूब के अंदर रहता है और पानी जो है बाहर होता है सेल के अंदर। पानी जो है ट्यूब के बाहर होता है और एक सेल के अंदर एक पैकेज टाइप का एक कंटेनर रहता है, उसके अंदर पानी होता है, जो कि क्या बोलते हैं, पाइप के संपर्क में आने से वो जो है भाप बन जाता है। ठीक है, तो जो ट्यूब्स होते हैं, अब ट्यूब के अंदर से तो स्मोक होके जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें काली खा जाती है। काली क्या बोलते हैं, काला जो कार्बन जैसा आ जाता है वो आ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम जो है सूट बोलते हैं। ठीक है, तो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन जो सूट होता है, कालिक होता है, राखड़ जो कालिक बोलते हैं, वो जो होता है ट्यूब के अंदर जो है
रहता है, तो इनसाइड ट्यूब सरफेस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, फायर ट्यूब बॉयलर में वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर में जो वाटर होता है वो ट्यूब के अंदर से जाता है और बाहर से जो है वो गर्म गैसें आ जाती हैं, जिसके थ्रू जो है वाटर ट्यूब के अंदर गर्म होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ द वोलेटाइल मैटर इन कोल इज़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ द बेस्ट वेस्ट हीट की रिकवरी ऑप्शन इन अ बॉयलर। ठीक है, अगर कोल में वोलेटाइल मैटर जो है बहुत कम है तो सबसे अच्छा हीट रिकवरी सिस्टम कौन सा हो सकता है बॉयलर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयर प्रीहीटर। ठीक है, एयर प्रीहीटर क्या होता है, जो फ्रेश एयर रहता है उसमें वो तो ठंडा होता है। ठीक है, तो फ्रेश एयर को पहले से प्री हीट करने के लिए उसे एयर प्रीहीटर से गुजारा जाता है। अब एयर प्रीहीटर में जो जो गैसें आती हैं वो चिमनी की जो वेस्ट गैसें होती हैं उसी का इस्तेमाल एयर प्रीहीटर में किया जाता है। तो चिमनी का जो वेस्ट हीट है उसको इस्तेमाल करके जो फ्रेश एयर है उसे जो है गर्म किया जाता है। ठीक है, जिससे कि हम जो है हीट का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो अगर कोल में वोलेटाइल मैटर नहीं है, मतलब उसमें बहुत से और भी मतलब मैटर होते हैं। ठीक है, वोलेटाइल जो वाष्पशील होते हैं, मतलब पदार्थ होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, जो फ्यूल कंजम्पशन है वो लो हो जाता है। ठीक है, और लो होने की वजह से जो है सबसे अच्छा जो हमारा बेस्ट हीट रिकवरी जो होता है वो हमारा एयर हीटर होता है। ठीक है, क्योंकि इसे उसी से गुजारा जाता है। ठीक है, तो सिंपल है ये। ओके, हाइड्रोमीटर इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, हाइड्रोमीटर का मतलब होता है डेंसिटी को मेज़र करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हीट ट्रांसफर रेट फॉर इनडायरेक्ट हीटिंग एप्लीकेशन विल बी लेस इफ़ वी हीट विथ। ठीक है, इफ़ वी हीट विथ सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है, ड्राई स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्नेस वॉल हीट लॉस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल वॉल सरफेस, द फर्नेस वेलोसिटी ऑफ एयर अराउंड, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल ब्रिक, ऑल ऑफ द अबव। जो फर्नेस का जो वॉल का हीट लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी भी डिपेंड करता है, थर्मल कंडक्टिव जो वॉल का होता है उसको भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, फॉर फ्लैश स्टीम कैलकुलेशन फ्लैश स्टीम क्वांटिटी अवेलेबल डिपेंड्स ऑन कंडेंसेंट प्रेशर एंड फ्लैश स्टीम प्रेशर, स्टीम एंथैल्पी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोटल हीट ऑफ फ्लैश स्टीम। ठीक है, फ्लैश स्टीम का जो कैलकुलेशन जो अपन करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक तो जो कंडेंसेट आ रहा होता है उसके प्रेशर पे, और कंडेंसर जब एटमॉस्फेयर या लो टेम्परेचर वाले जोन में जाता है तो उस समय उसका क्या प्रेशर रहेगा उस पर। ठीक है, मतलब कंडेंसेट प्रेशर तो हो गया जो हाई प्रेशर होता है, बट इसको जिस चैम्बर में डाला जाता है या एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाता है उसका प्रेशर, ठीक है, मतलब फ्लैश सिस्टम प्रेशर। तो दोनों के प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंडेंसर प्रेशर एंड फ्लैश सिस्टम प्रेशर। ठीक, ओके। एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन ऑफ एनी वेपर एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट विल बी, तो एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन जब क्रिटिकल पॉइंट आता है तो उसमें जो एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोरोजन इन चिमनी एयर फिल्टर एंड इकोनॉमिज्म मेनली इन्फ्लुएंस बाई, जब भी कोरोजन होगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ एसिड बन रहा होगा, और एसिड बन रहा होगा मतलब वहाँ पर जो जिम्मेदार होगा सल्फर होगा मैक्सिमम टाइम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर। ठीक है, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, कंडेंसेट एट प्रेशर ऑफ 4 बार या 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर विल। ठीक है, तो अगर ये हाई प्रेशर है मतलब 4 kg है, और अगर इसको जो है एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाता है मतलब एक एटमॉस्फेयर पे जो है इसे एक्सपोज किया जाता है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जोन में जब जा रहा है जो स्टीम है, सॉरी जो कंडेंसेट है, तो कंडेंसेट मतलब कुछ भाग इसका स्टीम का भी रहेगा। तो जब वो लो प्रेशर जोन में जाता है तो जो स्टीम होता है वो वाइट स्टीम में चेंज हो जाता है, यानी कि लो प्रेशर टाइप का जो स्टीम होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वो पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं होता है, उसका कुछ भाग जो है 12% 13% ही कन्वर्ट होता है, जिससे हम फ्लैश सिस्टम कहते हैं। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पार्टली कन्वर्ट टू फ्लैश सिस्टम, मतलब कुछ भाग ही जो है फ्लैश सिस्टम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सिंपल है ये। हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर में जाएगा तो उसका कुछ भाग जो है फ्लैश सिस्टम में कन्वर्ट होगा, पूरा भाग नहीं होता है। फुल्ली वाला आंसर नहीं होगा, सुपर हीटेड तो हो ही नहीं सकता है किसी भी हाल में, कंडेंसेट भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कोल साइज ऑफ 75% बिलो 75 माइक्रॉन इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूज इन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पल्वराइज्ड कोफ्यूल बॉयलर। अगर कहीं पर लगा है कि वो माइक्रॉन में यूज़ हो रहा है, मतलब पाउडर फॉर्म में यूज़ हो रहा है, पाउडर फॉर्म का मतलब होता है इसमें हो जाएगा पल्वराइज्ड कोफ्यूल बॉयलर, मतलब पल्वराइज मतलब पूरा पिसा हुआ चूर्ण की तरह वो यूज़ होगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। Ceramic coating is used in furnace because it enhance conductivity, convective, heat transfer coefficient, emissivity, radiation factor। सिरामिक कोटिंग, जब भी सिरामिक चीज़ लगाएंगे तो इमिसिविटी उसकी बढ़ेगी, मतलब जो उसका वो जो हीट होता है वो रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है इमिट करेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा इमिसिविटी, ठीक है। सिरामिक कोटिंग जो है वॉल पे किया जाता है, कोटिंग एक आता है सिरामिक का, ताकि जो हीट है वो उसको रिफ्लेक्ट करे, यानी कि इमिट करे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमिसिविटी, ठीक है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। एज द प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीज फ्रॉम 1 एटमोसफेयर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, वाटर में प्रेशर बढ़ रहा है, एक एटमोसफेरिक एक बार से 8 बार हो रहा है वाटर के ऊपर। तो द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ स्टीम एंड एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन इन रिस्पेक्टिवली। देखो, जब भी प्रेशर बढ़ेगा वाटर में, ठीक है, जब वाटर में प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो स्टीम का जो एंथैल्पी है वो बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये बीकर है, इसमें जो है वाटर है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो जब ज़्यादा प्रेशर जाएगा तो इसको हीट भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको स्टीम बनने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एंथैल्पी ऑफ स्टीम है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। आई बात समझ में। और जो एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है डिक्रीज़ होगा। इसे आप चार्ट से भी समझ सकते हैं, मैं आपको स्टीम टेबल दिखाता हूँ। ये मेरे पास स्टीम टेबल है, ठीक है। स्टीम टेबल आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रेशर जो है नीचे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन है, ठीक है, वो घट रहा है। 2501, 2485, 2470 ये घट रहा है, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ स्टीम, ये जो स्टीम है 2501, 2514 ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप चार्ट से भी इसे समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एरो पे भी इंडिकेट किया है, एरो इंडिकेट ऊपर की ओर है मतलब बढ़ रहा है, नीचे की ओर है मतलब घट रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एन इंक्रीज इन बल्क डेंसिटी ऑफ अ रिफ्रैक्टरी इंक्रीज इट्स वॉल्यूम स्टेबिलिटी, हीट कैपेसिटी, रेजिस्टेंस टू स्लैग पेनिट्रेशन, ऑल ऑफ दी अबोव, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। जब रिफ्रैक्टरी का बल्क डेंसिटी बढ़ता है तो उसकी हीट कैपेसिटी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं बल्क डेंसिटी रहेगा उतना ज़्यादा वो हीट कैपेसिटी ले पाएगा, ठीक है। और डेंसिटी बढ़ने से वॉल्यूम स्टेबिलिटी भी रहेगा, मतलब वो एकदम स्टेबल होगा। और रेजिस्टेंस टू स्लैग पेनिट्रेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस है तो उसमें स्लैग पेनिट्रेशन होने की भी संभावना जो है बहुत कम होगी, ठीक है। तो ये होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्मॉल, इसको आप याद कर लीजिए, डाटा है बस पूरा। A small quantity of leakage of stored liquid LPG evaporates to produce about 250 जो आंसर है टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। इसे आप सीधा याद कर लीजिए, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट होता है बट आप सीधा इसको याद ही रख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कार्बन मोनोऑक्साइड रीडिंग इंडिकेट्स। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का रीडिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन में है क्या, देख लेते हैं। मॉइस्चर इन द फ्यूल नहीं है, हाई फर्नेस टेम्परेचर ये भी नहीं हो सकता है, हाई एक्सेस एयर तो हो ही नहीं सकता है, नन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, रीडिंग ज़्यादा दे रहा है, मतलब इनकम्प्लीट कम्बशन होगा। इनकम्प्लीट कम्बशन में से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, मतलब नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए ओके, ये तो न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल हमको नहीं करना है अभी। ओके, गिव्स एन एस्टीमेट ऑफ हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल। कोल में हीटिंग वैल्यू को इसमें कौन देता है, कार्बन देता है। तो इसमें कार्बन है क्या, गैस कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, फिक्स कार्बन, कोवैलेंट टेम्परेचर, फिक्स कार्बन, ठीक है, मतलब कार्बन है। तो जो कार्बन होगा उससे पता चलेगा कि क्योंकि उसका हीटिंग वैल्यू कितना है कोल का, तो इसका आंसर हो जाएगा फिक्स कार्बन, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।